हेलो। तो आज अपन ना कॉमन नेमिंग देखेंगे। तो देखो, कॉमन नेम का कोई आधार नहीं होता है भाई। पहली बात तो कॉमन नेम के हिसाब से ही होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कॉमन नेम के, पर इतने ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट होते नहीं है। तो अपन देखेंगे कॉमन, COMM आएगा यार, नेमिंग। तो देखो, कॉमन नेमिंग में पहली बात तो 1 2 3 4 को डाइटाइम टेट्रा से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना। डेल्टा का यूज लेते हैं, 4 तक ही है भाई बस, है ना। और इसमें जब मूल शब्द का नाम होता है वो कुल कार्बन की श्रृंखला होती है, इसमें PCC नहीं। जैसे 6 कार्बन है पूरे कंपाउंड में, तो उसका पूरे का नाम हो जाएगा जैसे हेक्सेन। और वो 6 चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे PCC नहीं होती इसमें कुछ भी, जितने कार्बन उतना नाम, ठीक है। तो अब पहला देख लेते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्केन। तो देखो, किसका लिख रहे हैं अपन, पेलम नेम एल्केन का। तो एल्केन में ये एल्केन आएगा, ये पूर्ण कुल कार्बनों की संख्या होगी। जैसे मान लो CH4 है, तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथेन, ठीक है। और इसके आगे N लगाओ, क्योंकि ये नॉर्मल मेथेन है, ठीक है। नॉर्मल ही होता है मेथेन तो भाई। अब CH3 CH2 और मैंने लगा दिया 4 CH3, मतलब 1 और 4 5 और 1 6 कार्बनों की श्रृंखला हो गई। तो इसे कहेंगे अपन नॉर्मल हेक्सेन। कॉमन नेम है ये, नॉर्मल हेक्सेन। अब मैंने इसी को मैंने CH3 और CH2 2 कार्बन की लगा दी बीच में, तो इसे कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो, ब्यूटेन को अपन कैसे लिख सकते हैं। ब्यूटेन होता है C 4 कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन अब इसे अपन कहें एक C लगा दिया। अब ये देखो, इसका IUPAC नेम तो इसके आधार पर होगा, कितने का है, 3 कार्बन का है, और 2 मिथाइल और प्रोपेन हुआ नेम, IUPAC नेम। अब लेकिन अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, अब अपन इसको कर रहे हैं कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग में क्या है, ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को समझो, ये वाला ग्रुप, इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, CH3 CH3, ये वाला ग्रुप, इसको याद करो। इसको कहते हैं अपन आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। अब ये हो गया आइसो, क्या हो गया, आइसो, है ना। आइसो कहते हैं इसे, आइसो। और कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटेन, ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसे ही 1C 2C 3C और 1C और इस C को लगा दो 3 बार और 2 बार और C, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना भाई। हाँ, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा आइसो हेप्टेन। क्या हो जाएगा, आइसोहेप्टेन, ठीक है। ऐसे लिखना होता है। अब देखो, एक और संरचना होती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तो नियो होता है। अगर इसके आगे एक और C लग जाए और फिर C लगाओ, तो ये जो संरचना बन रही है, इसे कहते हैं अपन नियो। क्या कहते हैं, नियो। तो ये नियो। और कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये है नियो पेंटेन। अब नियो बनाने के लिए देखो, नियो आइसो बनाने के लिए कम से कम 4 चाहिए, 3 में आइसो नहीं बनेगा। ऐसे ही नियो बनाने के लिए कम से कम 5 चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आई हुए है नीट में, नियो बनाने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। तो नियो पेंटेन सबसे छोटा है, फिर ये लगा दो नियो हेक्सेन हो जाएगा, ये लगा दो नियो हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन अब इससे आगे थोड़ी दिक्कत है। इससे आगे थोड़ी दिक्कत है। देखो, ना तो नियो ऑक्टेन होता है और ना ही आइसो ऑक्टेन होता है। मतलब देखो, नियो ऑक्टेन बनाना है तो 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए, और 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा नियो ऑक्टेन। और ये हो जाता है अपना 1 2 और 3, ये तो आइसो समूह लगा दिया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। लेकिन ये दोनों संरचनाएं अस्तित्व में नहीं है।
इसकी जगह एक संरचना बन जाती है ये ऑक्टेन की। क्या बन जाती है? ना ही नॉर्मल ऑक्टेन पॉसिबल है। क्या है? ना ही नॉर्मल क्या होता है पॉसिबल, क्या होता है? सी 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 और एक सी और एक सी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, ये संरचना बन जाती है। क्या इसमें देखो आइसो ग्रुप भी है और नियो ग्रुप भी है एक ही कार्बन से। तो ये देखो ये क्या है? ये दो संरचनाओं का मिक्सिंग हो गई। क्या हो गई? दो संरचनाओं की मिक्सिंग हो गई। ये तो आइसोप्रोपाइल हो गया और ये नियोपेंटाइल हो गया पूरा टोटल। तो नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल का क्या हो गया? ये समूह। ये है सही संरचना। तो ये बनता है, ठीक है, आइसोऑक्टेन, और पॉसिबल नहीं है, ना ही नियोऑक्टेन पॉसिबल है। ठीक है, संरचना ये होती है। अब इससे ज्यादा नहीं बनता है भाई। जब 8 पे ही दिक्कत आ गई तो 9 10 का तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तो कॉमन नेमिंग की जगह IUPAC नेमिंग आई, क्योंकि ये परिपूर्ण नहीं थी कॉमन नेमिंग। अब ऐसे ही देखो, अब हम दूसरी तरफ लिखेंगे किसका? एल कीन्स का। तो देखो एल्केन की जगह कीन लग जाएगा। जैसे एल्कीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, ये तो एल्कीन का है ही, है ना। एल्कीन तो चाहिए। तो एल्कीन होता है ना, एल्कीन, इसको नाम आता है एल्काइलीन। एल्काइलीन। तो एल्काइलीन का सबसे छोटा कौन सा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इथेन, 2 कार्बन है तो एथ आएगा। तो इथाइलीन, इसे कहते हैं इथाइलीन। क्या कहेंगे? इथाइलीन। अब एक और कार्बन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, है ना। अब देखो 2 कार्बन लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटाइलीन। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइलीन। अब इसे कैसे लिखते हैं? देखो प्रोपाइलीन तक तो ठीक है, लेकिन अब सी 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 सी, अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया मैंने, यहाँ लगाया, तो इस कार्बन को कहेंगे अल्फा, इसके बाद के कार्बन को कहेंगे बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। ये मतलब कॉमन नेमिंग के चोचले हैं, है ना। तो इसमें देखो अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है? डबल बॉन्ड कहाँ पर है? अल्फा कार्बन पर। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? अल्फा कार्बन पर। तो अल्फा ब्यूटाइलीन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4। अब नंबरिंग करते हैं ना अपन, तो इसमें 1 2 3 या 1 2 3 3 नहीं होता है, 1 अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया बीटा पे, किसमें लगा दिया? बीटा पे। तो ये हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलीन, है ना। अब देखो, अब मैंने ब्यूटेन में अपन को पता है आइसो बन जाता है, तो सी सी और डबल बॉन्ड सी और सी। अब ये क्या है? आइसो ग्रुप है, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइलीन। ये मतलब थोड़े बहुत सोच लें, अब इससे ज्यादा नहीं होता है इसका भाई, ऐसे ही लिखते हैं इसकी नेमिंग। अब आइसो की जगह ये वाला ग्रुप लगा दो भाई, नियो ग्रुप लगा दो। ये नियो पेंटाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइलिन हो जाएगा। ऐसे ही नेमिंग है इसकी, बस इसकी नेमिंग ऐसी है बस, है ना। अब देखो कॉमन नेम ऑफ एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन के लिखेंगे अपन, तो एल्काइन को क्या लिखते हैं अपन? ये जो पहला समूह होता है ना, इसे कहते हैं अपन एसिटालाइन। एसिटाइलीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्काइलीन, इसे बोलते हैं एसिटालाइन। एसिटालाइन, एसिटालीन। तो देखो अब इस समूह से मैंने CH3 लगा दिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये एसिटालाइन किससे जुड़ा है? मिथाइल से। तो मिथाइल, मिथाइल एसिटाइलीन, है ना। अगर देखो CH3 C और ये ट्रिपल बॉन्ड C और एक और CH3, तो डाई मिथाइल एसिटालाइन, है ना। अगर ये C इधर CH2CH3 लगा दो, इधर CH3 लगा दो, तो इथाइल, देखो ई पहले आएगा ना, ई पहले आता है M से, तो इथाइल मिथाइल एसिटालाइन। ऐसी नेमिंग होती है इनकी, अनाप शनाप, थोड़ी अजीब ही है ना, पर मतलब 1 2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, सिंपल ही तो है ना। अब देखो अपन एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेमिंग क्या होता है? एल्काइल का तो एल्काइल ही हो जाता है भाई, एल्काइल हो जाता है ना। देखो एल्काइल ग्रुप का तो क्या होगा? देखो ये है CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मिथाइल, ठीक है। ये CH2CH3, ये हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा?
इथाइल। और ये CH2CH2CH3 ये ग्रुप को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अब इसमें CH C C और इसको अगर C कर दूं मैं, ये तीन, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही 4 कार्बन का हो जाए तो इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना। और ये अगर इसमें आ जाए सी और सी और ये सी, है ना, ये सी, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ऐसे ही एक, ये नियो समूह लग गया तो ये नियोपेंटाइल, पेंटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, ये सब ऐसे ही यार लपड़े हैं इनके, इनको तुम कर लोगे मुझे पता है, लेकिन याद रखना कहीं तुम कर दो और यहाँ पे लगा दिया ये डंडा, ये नियोपेंटाइल नहीं है, क्योंकि ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन में नियोपेंटाइल नहीं मिलता। इसे कहते हैं अपन टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। क्यों, 3rd डिग्री कार्बन है ये, एक 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसे देखो, इसे कैसे CH2CH3 और यहाँ CH3, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है तो 2 डिग्री हो गई इसकी, 2 डिग्री है इसकी, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये, ठीक है। ऐसे इनकी कॉमन नेमिंग होती है। कॉफी भर गई, दूसरी लेते हैं। अब देखो, अब अपन को जो मेन चीज कॉमन नेमिंग में याद रखनी है और अपने काम आएगी, अब स्टार्ट हो रही है। क्या है, अब देखो, ये कुछ मैं ग्रुप बता रहा हूँ, इन ग्रुपों को ढंग से देखो, ठीक है। मैं पहला ग्रुप बता रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मतलब इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये PCC है अपनी, इससे ग्रुप लग रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये ग्रुप है, इसकी कॉमन नेमिंग, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गई, इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 पर 1 पर क्या है, इन है, 1 पर वो है ना डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या है, ये पूरा क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन है तो इथाइल। और इथाइल, इथाइल, इथाइल है, और डबल बॉन्ड किस पर है, 2 कार्बन पर। पहली बात तो डबल बॉन्ड की तरह 2 कार्बन पर है ना, लेकिन अगर यहाँ कहीं और डबल बॉन्ड नहीं है तो ये मेन श्रृंखला में चला जाएगा ना। तो ये इसका, ये मतलब ये ग्रुप कहीं लगा दिखे तुम्हें, ये वाला ग्रुप, तो इसे बोलते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। और इस कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइल कार्बन, ठीक है। याद रखने की बात है। एक ग्रुप देखो, ऐसे ही इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ एक CH2 ग्रुप लग जाए, ऐसा ये 3 का ग्रुप हो जाए तो इसे बोलते हैं एलाइल। एलाइल, ये याद ही रखना है भाई, ये एलाइल ग्रुप है, ये एलाइल ग्रुप है 1 2, है ना। और देखो, तुम फिनॉल जानते हो ना, फिनॉल, इसमें से इस OH को हटा दो तो बचा क्या अपने पास, ये ग्रुप, ये ग्रुप कहीं लगा दिख जाए तो इसे बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। इसको 2 तरीके से लिखते हैं, ऐसे C6H6 से लिखते हैं, इसे ऐसे 5 से भी डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, 5 से भी, है ना। और अगर इसी फिनाइल ग्रुप पर, इसी फिनाइल ग्रुप पर एक CH2 ग्रुप लग जाए और ऐसे वैलेंसी खाली हो तो इसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और इसी को देखो, इसी को CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 हो जाए, C नहीं आएगा, C आएगा एक। और इसको तो बोलते हैं एलाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपरगिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोपरगिल ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो अपन को याद रखने हैं, काम आएंगे अपने।
ठीक है। अब देखो अपन ने क्रियात्मक समूह पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उनमें अपन ने फर्स्ट श्रेणी पढ़ी, टू श्रेणी पढ़ी और थ्री श्रेणी को अपन ने स्पेशल नाम दिया नॉन फंक्शनल ग्रुप। क्या दिया? नॉन फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है? नॉन नॉन फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये क्या है? नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप। जो नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इनकी यूपीएससी नेमिंग होती है ना, वो क्या? कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग लिखने से पहले देखो, नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको देख लो। नॉन डाउन फंक्शनल, अगर क्लोराइड व्लोराइड है तो इसको, इसका सफिक्स लगता है हेलाइड, है ना। ओ एच का लगता है एल्कोहल, इसका लगता है एमाइन, इसका लगता है सल्फोनिक एसिड, ये कीटोन का लगता है कीटोन, इसका लगता है साइनाइड, एनसी का लगता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप है। और उनका नाम कैसे लिखेंगे? जो इनके साथ एल्किल ग्रुप लगा है उस ग्रुप का नाम किसके हिसाब से, उसका कॉमन नेमिंग, उस ग्रुप की क्या, उस ग्रुप की कॉमन नेमिंग, उस ग्रुप की कॉमन नेमिंग, और फिर जो नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप रखा है उसका नाम। तो ग्रुप की ये कॉमन नेमिंग आई, यूपीएससी नेमिंग नहीं, इसकी कॉमन नेमिंग और नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप का। अब देखो CN तथा NC के सामान्य नाम नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप तथा डाउन फंक्शनल ग्रुप दोनों की तरह लिखे जाते हैं। याद रखने वाली है बात है ये दोनों की, है ना। तो अब इसके जो देखो नेमिंग है, देखो ये देखो, ये क्या है? पहली बात तो ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल और Cl। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, है ना। ये देखो नियोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल ग्रुप है, वैलेंसी फ्री है। और ये क्या है? NH2 ग्रुप, नियोपेंटाइल एमाइन। ये देखो आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखो कौन सा ग्रुप आ गया? विनाइल आ गया, विनाइल ग्रुप। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। ये देखो दो कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ढंग से देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये कार्बन 2 डिग्री का है, इससे ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप सेकेंडरी ब्यूटाइल और OH का अल्कोहल। ये देखो ये क्या हो गया? ये एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप और अल्कोहल। ये क्या हो गया? बेंजाइल। देखो ये बेंजाइल, बेंजाइल OH, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ये देखो क्या है? ये कीटोन है भाई। अब ये देखो कीटोन, इसका नाम देखो, दो नाम है सामान्य नाम। ये सामान्य बोलचाल का नाम है, इसका नाम है एसीटोन। और ये इसका अपन ये कॉमन नेमिंग लिखते हैं ना उस हिसाब से, मतलब डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये देखो मिथाइल और फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर इसका बेसिक नेम जो अपन यूज करते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन इसका जो बोलचाल का नाम है। ठीक है, ये है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है, पर ये है क्या? डाइफिनाइल कीटोन है। क्या है? डाइफिनाइल कीटोन। ये क्या है? देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है? ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन है। ये क्या है? इथाइल इथाइल मिथाइल एमीन। ये क्या है? विनाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल और विनाइल एमीन। ये ऐसे ही है इनके नाम, है ना। देखो ये कौन सा है? CN है ना, CN ग्रुप है। और ये क्या है? ये लग रहा है आइसोप्रोपाइल साइनाइड। ये क्या है? देखो ये भी आइसो है, ये आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, है ना। अब देखो कॉमन नेम्स ऑफ डाउन फंक्शनल ग्रुप। और डाउन अपने पास कितने हैं? डाउन अपने पास ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक एसिड, इसका लगता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका लगता है एक एसिड, ये एस्टर है, इसका लगता है एल्काइल 8। और ये COX हेलाइड है ना, इसका लगता है इलहेलाइड, इलहेलाइड। ये CONH2 इसका लगता है एमाइड, COH का लगता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनाइड का ओनाइट्राइल, और इसका आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक है। और देखो अब इसमें क्या है? डाउन फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेमिंग में मूल शब्द मेथ, एथ, प्रोप इत्यादि का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड, और तीन के लिए प्रोपाइन, चार के लिए ब्यूटेयर, पांच के लिए वालर, और छह के लिए कैप्रो। अब ये भाई अलग से है तो भाई कॉमन नेमिंग है तो है ही भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मैं इसमें भाई? बताओ क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता।
कॉमन नेमिंग कैसे लिख देंगे, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट क्या होगी, ये अपनी एल्किल ग्रुप होगा ना, उसका नॉर्मल नेम लिखेंगे। देखो अब ये COOH है, इसमें वर्ड रूट कितनी है, एक की। एक को क्या कहते हैं अपन, फॉर्म, तो इसका फॉर्मिक एसिड नाम आया है ना, फॉर्मिक एसिड। ये देखो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एसिटाल्डिहाइड। ये देखो एक दो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। तो ये और एसिड है तो प्रोपियोनिक एसिड, है ना। देखो ये कितने हैं, दो कार्बन है और CN है। अब देखो इसे नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप के अनुसार इसका नाम क्या होगा, नॉन डाउन के अनुसार। नॉन डाउन का अनुसार मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। लेकिन डाउन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसका नाम क्या है, एसीटोनाइट्राइल। वो लाइन याद बताई थी ना मैं, याद करने की बात है। ऐसे ही NC इसका नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये तो नॉन डाउन फंक्शनल ग्रुप है। और डाउन फंक्शनल ग्रुप में दो कार्बन है, एक और एक दो कार्बन, तो एसीटोनाइट्राइल। इसमें कितने कार्बन है, देखो ये क्या है, एस्टर है। तो देखो ये तो हो गया मिथाइल, और ये एस्टर का कितने हैं, दो कार्बन, तो एसीटेट एस्टर का। ये क्या है, ये क्या है, C2H5 इथाइल। C2H5 इथाइल होता है। CH2 CH3 CH3, तो दो तो C और तीन 5H, C2H5। ये क्या है, तीन कार्बन है, तो प्रोपियोनिक। तीन नहीं, एक दो तीन, तीन ही तो है भाई। ये ब्यूटेरेट क्यों कर दिया भाई, इसने गलत कर दिया, ये तीन कार्बन है, आइसोप्रोपियोनेट होगा। क्या होगा, आइसोप्रोपियोनेट। इथाइल आइसोप्रोपियोनेट, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, थोड़ा गलत है ना। ये एमाइड है, देखो CONH2 ग्रुप एमाइड का है, और कितने कार्बन है, दो, तो एसिटेमाइड। दो कार्बन हो तो एसिड लगता है, एक कार्बन हो तो फॉर्म लगता है, तीन कार्बन हो तो प्रोपियोन लगता है, चार कार्बन हो तो ब्यूटायर लगता है, ऐसे है ना। अब देखो ये क्या है, ये CH3 ग्रुप है ना। ये इसके, अब इसमें से एक H हटाओ तो ये बन जाएगा बेंजाइल, है ना। इसको मैं खुद बताऊं कराता हूँ यार। देखो इसको कहते हैं अपन टोलुइन। क्या है इसका बेसिक नेम, टोलुइन। अब इस टोलुइन में से अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक H माइनस कर दो इसमें से, तो ये बन गया अपना, एक H माइनस करने पर CH2 1। तो इसे अपन कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं, बेंजिल। बेंजिल अपन पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था भाई, फिनाइल के साथ CH2 ग्रुप लग जाए तो बेंजिल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखो ऐसे CH2 और ये Cl, इस फ्री वैलेंसी से Cl, तो यह है क्लोरो बेंजिल क्लोराइड। क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अगर NH2 ग्रुप लग जाए यहाँ तो यह हो जाएगा बेंजिल एमाइन। क्या हो जाएगा, बेंजिल एमाइन। क्या हो जाएगा, बेंजिल एमाइन। ऐसे ही अगर 2H निकाल दें अपन, 2H, तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, C और दो और एक H लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बेंजल, बेंजिल, बेंजल। और इसके साथ दो Cl लगा दिए अपन ने, मान लो C और ये H लग रहा है, एक Cl और एक Cl, तो बेंजल डाइक्लोराइड। ये क्या है, बेंजल डाई नहीं आएगा, बेंजल क्लोराइड आएगा ओनली, बेंजल क्लोराइड। अगर अगर अपन ने देखो इसका साथ ये C और इसका ये H और डबल बॉन्ड से O लगा दिया, तो ये हो जाएगा। अब ये CHO ग्रुप हो गया, और ये बेंजल तो था ही अपना, तो बेंजल, बेंजल। अब देखो बेंजल एल, और एल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, किसको, CHO ग्रुप लग जाए, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड कॉमन नेमिंग है। और इसके तीन ग्रुप लग जाएं, तीन CH हटाते हैं अपन, तो इसे कहते हैं अपन, तीन बैलेंस फ्री, इसे कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं, बेंजो कहते हैं भाई इसके। अब बेंजो के तो बहुत नाम है भाई। अब देखो इन तीन ग्रुपों पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक तो O लगा दूं और एक H लगा दूं, तो क्या बन जाएगा,
इस सी से एक तो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और एक एच लगा दिया, इन 3 वैलेंसियों पर दो से तो ये लगा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन गया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे बोलते हैं बेंजो के साथ लगा दो, बेंजोइक एसिड। क्या बना दो, बेंजोइक एसिड। क्या बना दो भाई, बेंजोइक एसिड। अब मैं इसकी जगह COC, इसकी जगह O और एक H की जगह Cl लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, सी डबल, थोड़ा यार ढंग से लिखो, C और डबल बॉन्ड O और ACl, COCl नहीं हो गया, ऑयल एलाइड। तो इसका क्या लगता है, इल एलाइड, इल क्लोराइड लगता है, तो इसका हो जाएगा बेंजो प्लस इल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा बेंजोयल क्लोराइड, बेंजोयल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजोयल क्लोराइड। ऐसे ही इसकी जगह में डबल O और NH2 लगा दूं, तो यहाँ बेंजीन पर C और डबल बॉन्ड O और NH2, तो ये CONH2 एमाइड ग्रुप नहीं लग गया, तो ये हो जाएगा बेंजोमाइड, बेंजामाइड। और CN ग्रुप लग जाए तो O नाइट्राइल लग जाएगा, तो और इसका हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। ये देखो बेंजोनाइट्राइल हो गया, ये याद ही रखना है भाई। देखो मैं तो यही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रटने तो आइए। है ना, तो अब देखो अपने पास चार्ट 4 है, ये कैसा है, चार्ट 4, चौथापन, है ना। तो इसमें देखो ए अपने पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C, ये क्या है, ग्रुप। इसमें अपन क्या है, डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये का कार्बन लगा दिया। और ये क्या है, विनाइल ग्रुप है अपना, क्या है ये, विनाइल ग्रुप। अब विनाइल के साथ एक और लगा दिया, तो ये हो जाएगा एक्राइल ग्रुप। क्या बन जाए, एक्राइल। तो अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया अपन ने COOH, तो एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, है ना, एक्राइलिक एसिड। इसकी वर्ड रूट क्या बनती है, एक्राइल। क्या बनती है ये, एक्राइल बनती है ये, एक्राइल। अगर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और C, है ना, और डबल बॉन्ड O और O और L, Cl, तो ये क्या बन जाएगा, इल क्लोराइड हो जाएगा, एक्राइलिक, एक्राइल क्लोराइड, इल क्लोराइड हो जाता है ना, एक्राइल क्लोराइड। तो अपने पास देखो बी नंबर पे आ रहा है CH2 वो CH3 CH, है ना, और C ये डॉन कार्बन का है, एग्जांपल देखो, ये जो ग्रुप आ जाता है, मतलब इस CH के आगे इस H को उठा के एक और CH3 लगा दो, तो इसको एक्राइल की जगह क्या बोलते हैं, क्रोटोन। क्या बोलते हैं, क्रोटोन। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, है ना, और COOH, ये हो जाएगा, इसका क्या लगता है, एक एसिड, तो क्रोटोनिक एसिड। अगर इसकी जगह क्या लगा दो, COCl लगा दो, तो क्रोटोनियल क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्रोटोनियल क्लोराइड, है ना। और ये CHO लगा दो, CHOLDI, तो क्रोटोनेल्डिहाइड, ऐसे नाम हो जाते हैं इनके। देखो ये एक तीसरा ग्रुप है अपना, अगर इसकी जगह फिनाइल लगा दो, फिनाइल क्या होता है अपना भाई, फिनाइल होता है C6H6, फिनाइल, है ना, CH डबल बॉन्ड CH और ये डॉन फंक्शनल ग्रुप में CH लगा दो, LDI। तो देखो इसको कहते हैं, इस वर्ड रूट को क्या कहते हैं अपन, सिनेम, तो सिनेमेल्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा, सिनेमेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सिनेमेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया IUPAC नेमिंग। अब देखो इनको देखो, मैंने तुम्हें आइसोनियोपेन ऑर्थोमेटा और पैरा तो बता ही दिया था। तो देखो ये टोलुइन है, टोलुइन पे एक कॉल लगा दे, तो
ऑर्थोजाइलिन, एक और लगा दिया तो मेटाजाइलिन, एक और लगा दिया तो पैराजाइलिन। ये है अपना मेसिटाइलिन। क्या है? मेसिटाइलिन। ये है अपना मेसिटाइलिन। नाम देखो ढंग से लिख लो, MESITILIN, मेसिटाइलिन। क्या है? मेसिटाइलिन। और ये क्या है अपना क्यूमीन। क्या है? क्यूमीन। इसकी तो रिएक्शन होती है भाई, इसकी रिएक्शन होती है, इसकी भी रिएक्शन होती है अपनी। और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन पर लगा हुआ है, ऐसे याद करो। ये फिनॉल कहते हैं, या इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड के नाम से भी रिएक्शन आती है। फिनॉल तो होता ही है, अपन जानते हैं, लेकिन कार्बोलिक एसिड भी। अब देखो, एक फिनॉल के साथ एक और OH, और ये किस पे लग रहा है? ऑर्थो पर। इसे ऑर्थोफिनॉल भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है कैटेकॉल। एक ये मेटाफिनॉल भी है, ये मेटाफिनॉल। और इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। क्या है? रिसोर्सिनॉल। इसका नाम है क्यूनॉल, QUINOL, क्यूनॉल। देखो, फिनॉल के साथ एक ये लग जाए तो इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसॉल। इसे मेटाक्रिसॉल, इसे बोलते हैं पैराक्रिसॉल। ये है पिक्रिक एसिड, इसकी रिएक्शन होती है अपने पास। ये क्या है? पिक्रिक एसिड। ये है, देखो, बेंजीन। फिनाइल ग्रुप पे क्या लगा दिया? COOH ग्रुप। तो बेंजोइक एसिड, इसका नाम तो अपन अभी सीखा था पिछली क्लास में ही, और पीछे, है ना। देखो ये क्या है? एसिड है, और इसमें OH ग्रुप लग जाए तो ये है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये फेस के लिए काम आती है, सैलिसिलिक एसिड। ये है मेटा पे गया तो मेटा सैलिसिलिक एसिड, पैरा पे गया तो पैरा सैलिसिलिक एसिड। और दो COOH लग जाए, तो उसे बोलते हैं पैथिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? पैथिलिक एसिड। ये CHO, इसे तो इसका नाम तो मैंने अभी देखा था, बेंजल्डिहाइड। CHO के साथ OH लग दिया तो ऑर्थस से। देखो, ये CHO है और ये COOH है, इन दोनों में अंतर समझो। इन दोनों में देखो, इसको देखो, सिर्फ CHO और COOH का अंतर है। ये क्या है? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है, तो ये है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ये मेटासैलिसल्डिहाइड, ये पैरासैलिसल्डिहाइड। ठीक है। ये एनिलीन होती है अपनी, इसकी रिएक्शन होती है। ये देखो, ये क्या लग दिया? एसीटोन लग गया ना, तो एसिटेनिलीन हो गया। ये क्या है? एनिसोल है। ये पाइरोल है, ये फ्यूरॉन है, ये थायोपाइरोन है। देखो, ये N लग रहा है, N की जगह S लग गया तो थायो हो गया, थायोपाइरोन, है ना। और ये क्या है अपना भाई? ये है बेंजीन। ये तो बेंजीन है भाई, इसे तो सब जानते हैं, बेंजीन। ये है नेप्थलीन, ये एंथ्रासीन। 3 रिंगों की, और तीसरी रिंग अगर ऊपर ऊपर आ जाए तो इसे पेन पेनेथ्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? भाई मैं सच में थक गया यार, क्या रामायण है यार ये, सच में यार। कितने पन्ने बच रहे हैं अभी? भाई 4 पेज हो रहे हैं, मुझे कराने हैं। देखो, ये 2 रिंग लगी हुई है ना। ये नेफ्थेलीन है। अभी ये हमने इसका नाम देखा था, ये वाला, है ना। इस पर देखो, ये मेन कार्बन, इन दोनों को मेन कार्बन लो। इसके बाद का अल्फा, फिर इसके बाद का बीटा, तो ये भी अल्फा, ये भी बीटा, इधर ये भी अल्फा, ये भी बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो ठीक है। अब अल्फा कार्बन पर H पे OH जोड़ते हैं। H को हटाओ और OH जोड़ो। अल्फा कार्बन पर इस पे जोड़ दो, चाहे इस पे जोड़ दो, चाहे इस पे जोड़ दो, चाहे इस पे जोड़ दो, एक पर जोड़ दो, किसी पे भी। ये जोड़ा तो इसे बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। अगर अपन कहते हैं कार्बन 3 प्रकार के, नेफ्थलीन 3 प्रकार के कार्बन है। एक तो ये मेन कार्बन है अपना, और ये अल्फा और बीटा 2 हैं। तो देखो, हाइड्रोजन 2 प्रकार के हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो, बीटा पर, अब अपन बीटा पर जोड़ रहे हैं, बीटा पर। ये बीटा H को हटाओ और इसके साथ इसको लगा दो, तो ये बीटा नेफ्थॉल बन जाता है। ठीक है भाई, ये मेरे को भी याद नहीं है भाई, याद ही करने हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हो जाए तो ठीक भाई, नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब देखो, इसको देखो, ये क्या है भाई? ये COOH डबल बॉन्ड, और COOH ये है सिस फॉर्म है इसकी, इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये भाई काम आता है, ये मैलिक एसिड DL समय में भी बनते हैं इसके। ये है फ्यूमेरिक एसिड, दोनों काम आते हैं भाई, पूरी समय में काम आएंगे। अपनी वो होती है ना शर्करा, उनमें काम आते हैं ये, उसमें बायो में,
है ना। यह लैक्टिक एसिड, ये भी काम आता है भाई, इसका भी वो डीएल समव्यवस्था बनती है उसमें, किसमें अपन पढ़ते हैं ना बायो में, वो डीएल समव्यवस्था उनमें। यह टार्टरिक एसिड, भाई देख लो टार्टरिक एसिड को, ये देखो इसको याद करने का तरीका, COOH, दो COOH और 2OH CH, क्या तरीका है। ये देखो क्या है, ये है अपनी एथेन, एथेन में से 2 हटाओ तो बन जाएगा एथिलीडीन, ठीक है, किससे, एक ही कार्बन से, है ना। और देखो एथिलीडीन क्लोराइड क्या होता है, एथिलीन। और ये देखो एक कार्बन से 2 बैलेंस फ्री होते हैं ना, उसको जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड, क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। अब 2 कार्बन से हटती है ना, 2 कार्बन से हटे तो उसे विसिनल बोलते हैं, विसिनल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। अब ये क्लोराइड कहाँ लगा दिया है, इसमें OH लगा दिया है। एथिलीन ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट है भाई, नाम है यार याद ही करने। अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखो COOH तो इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इसे काम आता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड अपने आता है ना, इसका फॉर्मूला आता है भाई। अब इस COOH और बीच में COOH इसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड, ठीक है। ये सारी उसकी है भाई, ये ऑक्जेलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये सारे नाम याद नहीं आ रहे कि तुम्हें, ये सब उसमें आते हैं, क्रेब्स चक्र में आते हैं भाई। मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, क्रेब्स चक्र, C3 साइकिल, C4 साइकिल, इसमें एक एक CH2 की इकाई बढ़ते जाते हैं, उनका नाम बढ़ता जाता है। और रटने का तरीक 0 पे है O, 1 पर है MSGOM, OMSGAP, ये तो हो गया गैप, ओम, ओम से गैप, ओम से गैप याद कर लो भाई। मैं क्या बताऊं भाई इसमें, IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो मैंने भी खुद ने नहीं पढ़ी अभी तक, इसे करा दूंगा भाई। ये देखो 2 पन्ने की बची है बस, ये फिर अपनी डिग्री स्टार्ट हो जाएगी भाई, इसको तो करो। चलो मतलब ये तो हो गया अपना, है ना। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब देखो थोड़ा थोड़ा ये इस पे ध्यान दे लो भाई, अपने पास ये भी है, क्या अपने पास ये भाई, ये मैंने देखो तुम्हें पढ़ाया था ना, क्या भाई, इस पे ध्यान दो, ये थर्मो पे, थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स मैंने तुम्हें पढ़ाई थी है ना, अब मैं दोबारा पढ़ाऊँ क्या। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स, निकाय क्या होता है, निकाय, निकाय ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर अपन को क्या करना है, जिस पर अपन को रिएक्शन करनी है, जिस पर अपन को रिएक्शन का पता लगाना है। देखो अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स और एक अपन पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक केमिकल काइनेटिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स होता है उसमें अभिक्रिया के वेग, उसकी उसकी स्पीड का निर्धारण करते हैं अपन। काइनेटिक का तो मतलब ही कि वेग होता है, काइनेमेटिक्स में तो वेग ही पढ़ा जाता है ना। थर्मोडायनेमिक्स इसमें क्या बताएं, इसमें अभिक्रिया के होने ना होने का बताया बताया जाता है कि ये अभिक्रिया होगी, ये संभव है कि नहीं है, ये स्वतः होगी, ये असत होगी। तो इन दोनों चैप्टर में अंतर समझो। उस काइनेटिक्स चैप्टर में सिर्फ वेग की बात होगी कि ये स्पीड, इसकी स्पीड तेज है, ये इतने समय में होगी, ये इतने समय में नहीं होगी, इस अभिक्रिया की कोटि ये है, इसकी स्पीड इतनी है, इसका अर्धायु काल इतना है। मतलब सिर्फ उसमें वेग समय की बात होगी। इसमें किसकी बात होगी, इसमें अभिक्रिया के होने ना होने की बात होगी। तो ऊष्मागति किससे संबंधित नहीं है, तो सीधी बात है अभिक्रिया की दर से संबंधित बिल्कुल नहीं है। दर का मतलब रेट, रेट मतलब होने का समय। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की, हाँ, अभिक्रिया में होने वाली सीमा, हाँ, अभिक्रिया के होने की सीमा है, ये होने की, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना, तो इन चीजों पर निर्भर करती है ये। अब देखो निकाय क्या होता है, निकाय क्या होता है, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर अपन को क्या करना है, प्रयोग करना है। परिवेश क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग निकाय को छोड़ दो। मान लो जैसे ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये है ना, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, तो मैं इस पर प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये निकाय है। बाकी पूरा कमरा, इसके सापेक्ष कमरा, कमरे के आगे कुछ भी देख लो भाई, सब कुछ सराउंडिंग है। क्या है, सराउंडिंग, इतना समझ आ गया। तो अब देखो सीमा, अब देखो
मान लो मेरे पास सीमा जो निकाय और परिवेश से को अलग करे, है ना। तो देखो कैसी सीमा हो सकती है। अभी देखो ये एक बोतल है जिसमें केमिकल भरा हुआ है, वही भरा हुआ है ना। ये बंद है। तो इस ये प्लास्टिक है, पर इसकी ऊर्जा का तो स्थानांतरण हो रहा है। अगर ये केमिकल अंदर से गर्म है तो ऊर्जा निकल जाएगी, लेकिन केमिकल तो नहीं निकल रहा है ना। तो एक तो होती है दृढ़ सीमा, एक होती है फ्लेक्सिबल सीमा। दो तरह की सीमाएं होती है। एक होती है वास्तविक सीमा, इसकी वास्तविक सीमा है। एक होती है काल्पनिक सीमा। जैसे एक गांव ले लिया, एक गांव पर प्रयोग कर रहे हैं तो गांव की कोई सीमा थोड़ी है। एक शहर ले लिया, शहर की कोई सीमा थोड़ी है। तो वो काल्पनिक सीमा में आ जाती है। एक होती है चालक सीमा, जो ऊष्मा का चालन करती है। ये ऊष्मा का चालन कर रही है तो ये चालक सीमा है। एक होती है कुचालक सीमा, जो ऊष्मा का कुचालन करे, और ऐसा सिर्फ एक ही है भाई, मिल्टन की बोतल। हाँ सही बात है भाई, मिल्टन की बोतल में चाय रख दो तो वो क्या हो जाती है, कुचालक सीमा, है ना। अब देखो अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम मतलब निकाय के, टाइप्स ऑफ निकाय की बात करेंगे अपन। तो निकाय दो प्रकार के होते हैं भाई, दो क्या तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना ओपन निकाय, यानी ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम मतलब खुला निकाय। एक चाय का कप उसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। अब समझो ये चाय का कप है मेरे हाथ में, है ना। अब ये चाय के कप में क्या हो रही है, ऊर्जा भी निकल रही है और इससे इसकी भाप भी निकल रही है। मतलब जो इसके अंदर निकायगा वो क्या है, द्रव, ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का स्थानांतरण हुआ। वो चाय भी तो निकल के जा रही है भाई, चाय भी तो निकल। जैसे गैस पे अपन चाय की भगोनी रखें और चाय को गर्म करें तो देख कुछ समय बाद तो चाय बचेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाप बन के उड़ जाएगी सारी। तो ऐसा जिसमें मतलब क्या हो कि निकाय तथा परिवेश के साथ साथ ऊर्जा और द्रव्य और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण हो। ठीक है। हाँ, ऊर्जा तथा निकाय दो, ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का। तो ऐसे क्या होता है, खुले कप में चाहे एक जीवित निकाय, लिविंग सिस्टम, मतलब ह्यूमन बॉडी से भी भाई सब ऊष्मा निकलती रहती है और अपना पसीना सब कुछ निकलता रहता है भाई। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, उसमें मतलब ऊर्जा का तो स्थानांतरण हो जाए लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होगा। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है ये बोतल, इससे ऊर्जा निकल सकती है लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो नहीं निकलता है। तो ये बंद नलिका में अभिक्रिया मिश्रण या बंद कफ में चाय। ठीक है। विल्किस सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो ऊर्जा निकले बाहर ना कुछ भी, तो थर्मस में रखा द्रव्य, है ना। तो देखो ये क्या है, ये एक बोतल है, बोतल के ऊपर पिस्टन लगा हुआ। क्या है, ओए भाई ये क्या हो गया, ये ब्लर क्यों हो गया। ब्लर मत हो भाई, थोड़ा देख लेते हैं। देखो बंद निकाय क्या होता है भाई, बंद निकाय वो होता है जिसमें से ऊष्मा का तो चालन हो जाए लेकिन किसका नहीं हो, गैस का नहीं हो। गैस मतलब गैस हो जाए लिक्विड, अपन रिएक्शन के लिए यहाँ गैस की ही बात करेंगे नॉर्मली। ठीक है। तो अब ये जो पिस्टन है वो फिक्स है, लेकिन ये गतिशील पिस्टन है। ये क्या है, गतिशील पिस्टन। अब ये क्या कर रही है, गैस है। अब इस ये भी कुचालक बना हुआ है और गतिशील है, तो ये बंद निकाय है। ठीक है। लेकिन यह गैस है और ये फिक्स पिस्टन है और ये भी कुचालक का है। ये क्या है, ये भी कुचालक का है ना। तो ये विलगित निकाय है, मतलब इससे ना तो गैस निकल रही है ना ऊर्जा निकल रही है। ठीक है। इसमें से देखो क्या निकल रही है, इसमें से ऊष्मा निकल रही है। इसमें से ये कुचालक है और ये गैस है पर ये गतिशील है। तो जब गैस को हीट करेंगे तो पिस्टन ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊर्जा तो निकलेगी ना भाई, ऊर्जा पिस्टन में तो निकल जाएगी ना। तो बंद निकाय सिस्टम समझ आया। तो क्लोज सिस्टम, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। नहीं बोलेगा में कौन सा कथन सही है, देखो सही कथन सिर्फ और सिर्फ देखो एक बंद निकाय में हमेशा आयतन नियत होता है। गलत। अभी देखा अपने एक बंद निकाय में अगर वो पिस्टन कुछ चालक पदार्थ का बना है और मूवेबल है तो उसमें आयतन बढ़ रहा है और घट रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है। यदि यदि न यदि न तो ऊष्मा और न ही द्रव का आदान प्रदान हो तो निकाय विलगित निकाय होता है। यदि न तो ऊष्मा, भाई ऊष्मा नहीं ऊर्जा, ऊर्जा चाहिए भाई, ऊर्जा का ऊष्मा देखो कार्य और ऊष्मा, ऊर्जा में कार्य और ऊष्मा दोनों आते हैं। तो ऊष्मा का नहीं भाई, कार्य का भी वो नहीं होना चाहिए, कार्य भी नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ देखो, इसीलिए तो देखो ये तो कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, लेकिन ये फिक्स्ड पिस्टन है, यहाँ कार्य नहीं कर पा रही है गैस। लेकिन यहाँ इसने पिस्टन को, जब ये अपन गैस को गर्म करते हैं तो पिस्टन को ये ऊपर ढकेल देगी क्योंकि इसके अणुओं
समझ में आई बात? तो सही क्या है, सिर्फ विलगित निकाय एक बंद निकाय होता है बिल्कुल, पर एक बंद निकाय कभी भी विलगित निकाय नहीं होता। बंद निकाय विलगित निकाय हो सकता है पर हमेशा नहीं होता, है ना? तो देखो, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट, अब मैं देखो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो मैं पहली बार, अगर तुम्हें नहीं आए समझ में तो भाई मुझे पूरी दोबारा से ही पढ़ानी पड़ेगी थर्मो। समझ में आई बात? देखो, स्टेट ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम की अवस्थाएं, क्या अवस्थाएं, यानी ऐसी परिस्थितियां, अवस्थाएं जिनमें निकाय पाया जाए। तो निकाय पाए जाने की कई कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो, किसी निकाय की अवस्था को मापक गुणधर्मों जैसे दाब, ताप, आयतन, मूल, ऊष्मा, है ना, आदि द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आदर्श गैस की अवस्था में, आदर्श गैस की अवस्था में दाब, आयतन, ताप, है ना, तथा एन क्या है, एन क्या है, मूल, मूल यानी मात्रा, उसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अब देखो, ऊष्मागतिकी फलन या परिवर्तक, देखो एक तो होते हैं अवस्था फलन, अवस्था फलन होते हैं, और एक होते हैं फलन। क्या है, देखो फलन यही है अपने, दाब, आयतन, ताप, उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व, ये सभी चीजें, उसकी विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट मोलर ऊष्मा, ये सब क्या है, उसके फलन है। इन्हीं को अपन फलन कहते हैं, यानी चर है ये। इनसे अपन कह सकते हैं कि इसका घनत्व इतना है, गर्म करने पर इसका घनत्व इतना हो गया, ठंडा करने पर इसका घनत्व ये होगा। तो ये फलन होते हैं। अब दो को कितने प्रकार के फलन होते हैं, दो प्रकार के। एक तो ऐसे फलन होते हैं जो भाई स्टेट यानी अवस्था पर निर्भर करते हैं। अवस्था क्या होती है, देखो कोई रिएक्शन हो रही है, तो देखो कोई रिएक्शन ए से बी बन रहा है, तो ए से बी गया, तो ये तो ए से कोई ए है, ए से बी बन गया। मान लो ये चाय है, पहले क्या थी, पहले पानी अलग था, चाय पत्ती अलग थी, दूध अलग था, तो वो पहले की अवस्था है। लेकिन बाद में क्या हुआ, चाय पत्ती, पानी, दूध सब मिक्स करके अपने चाय बना दी चाय। तो पहले की अवस्था और बाद की अवस्था, दो अवस्थाएं। तो एक तो ऐसे हैं जो अवस्थाओं पर निर्भर करें, मतलब पहले दूध था, दूध की चाय बना दी, तो दूध और चाय दोनों दो अवस्थाएं हो गई ना। तो ऐसे सिस्टम जो अवस्था पर निर्भर करें। तो निकाय के वे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, पहले दूध था और बाद में चाय हो गई, मतलब ए और बी पर निर्भर करे। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, दाब होते हैं, दाब होते हैं, आयतन होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है, एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, अब, है ना, देखो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अब देखो ये पथ है। मैंने देखो चाय और चाय से दूध बनाना, और दूध से, उल्टा बोल रहा हूँ यार, दूध से चाय बनाना, दूध से चाय बना रहे हैं तो उसके कई तरीके हैं भाई। मैं दूध को धीरे धीरे गर्म करूँ, एक में दूध को तेज गर्म करूँ, एक में दूध में पानी गिर दूँ, मतलब पथ अलग अलग होते हैं, पथ अलग अलग होते हैं भाई। ठीक है, मान लो एक तो भाई मैंने शुरू में ही दूध गर्म लिया और उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाली, है ना, चाय पत्ती डाली और बन गई चाय। एक मैंने क्या किया, ठंडा दूध लिया, एक मैंने बिल्कुल बर्फ ली, बर्फ को पहले गर्म किया, फिर वो नॉर्मल हुआ, फिर वो, तो वो पथ पर निर्भर कर रहा है। और पथ पर क्या निर्भर कर रहा है, मैंने कितनी ऊष्मा दी, ऊष्मा दी वो पथ पर निर्भर कर रही है भाई। मैं कितनी हीट दे रहा हूँ, अगर मैं बर्फ ले रहा हूँ तो बर्फ को पहले गर्म करूँ, फिर वो उसे उबालूंगा, तभी तो चाय बनेगी। सही बात नहीं है? तो बर्फ यानी ऊर्जा में परिवर्तन, जो परिवर्तन शब्द आएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं वो अवस्था फलन कभी नहीं होते। ये अवस्था फलन कभी नहीं है, तो ना ही ये पथ फलन होते हैं, ये सिर्फ अंतर है। ये क्या है, अंतर। अवस्था फलन अपन को समझ आया क्या है, ये है अवस्था फलन, ये नहीं है, ये तो अंतर है भाई। अब देखो पथ फलन क्या होगा, ऊष्मा, मैंने कितनी ऊष्मा दी, वो होता है पथ फलन। मैंने कितना कार्य किया, मैंने भाई, मैं दूध को लेके आया, ये किया वो किया, तो कार्य, ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता, ये पथ फलन है जो सिर्फ उसके पथ पर निर्भर करते हैं। क्या है, ये पथ फलन है जो उस कार्य के पथ पर निर्भर करता है। अब ऊष्मा गति की साम्य क्या होता है, साम्य अपन पढ़ चुके हैं। साम्य क्या होता है, दो अवस्थाओं, एक अवस्था दूसरी अवस्था में अंतर परिवर्तित होती रहती है और एक गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो जब कोई ऊष्मागतिकी फलन या परिवर्तक फलन, परिवर्तक भी फलन को ही कहते हैं ना, तो ऊष्मागतिकी फलन समय के साथ नियत हो जाए तो उसे ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। जैसे तापीय साम्य, मान लो जो रिएक्शन है उसमें ताप कांस्टेंट हो जाए, ताप कांस्टेंट हो जाए, जैसे इस टाइम अपना टेम्परेचर भाई 10 डिग्री है,
अपने गाँव का। तो अब इस पे जितनी भी जो भी हो रहा है सब कुछ, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 10 डिग्री पे, तो टॉप कांस्टेंट हो गया। यांत्रिक साम्य मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। जैसे अपन ने एक गुब्बारे को भर के रख दिया और गुब्बारे के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। एक होता है रासायनिक साम्य मतलब सांद्रता फिक्स हो जाए। सांद्रता देखो फिक्स नहीं, नियत होती है, साम्य पर हर चीजें नियत होती है, अपन को पता है पहले से ही। अब होते हैं ऊष्मागतिकीय गुणधर्म, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब गुणधर्म क्या होते हैं, जो गुण को बताते हैं, क्या बताते हैं गुण को। तो एक होता है इंस्टेंसिव गुणधर्म, है ना, सघन गुणधर्म। इंस्टेंसिव से आता है इंडिपेंडेंट, जो मतलब स्वतंत्र हो, मात्रा स्वतंत्र हो। किससे स्वतंत्र, मात्रा से। अब देखो मात्रा पर क्या क्या निर्भर करता है, द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने 40 किलो बारूद ली और एक 10 किलो बारूद ली, तो भाई विस्फोट किसका ज्यादा हुआ, 40 किलो बारूद का। सही बात है। लेकिन एक बारूद अपन ने अच्छी क्वालिटी की ली, एक बारूद अपन ने कम क्वालिटी की ली, और वो उस पर निर्भर कर रही है, किस पर निर्भर कर रही है, उसके ताप पर, उसके कथनांक पर, हिमांक पर, गलनांक पर। ये सब क्या है, मात्रा स्वतंत्र है। देखो पानी चाहे कितना भी हो, उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्वथनांक और हिमांक तो आप स्वतंत्र हो गए, मात्रा स्वतंत्र हो गए। ऐसे ही दाब, मान लो समझो कि ऐसे समझो कि दाब का क्या होता है यार, दाब दाब होता है ना, दाब वो भी मात्रा स्वतंत्र होता है, और ताप ताप भी मात्रा स्वतंत्र होता है। मैंने 1 किलो पानी को गर्म किया, 1 किलो पानी को गर्म किया, तो अब मुझे उसको 75 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया मैंने उसे गर्म, तो चाहे वो कितना ही पानी हो वो रहेगा तो 75 पर ही। तो ताप, दाब, क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, द्रव द्रव का वाष्प दाब भी, घनत्व भी। घनत्व क्या होता है, घनत्व किसी पदार्थ का फिक्स होता है तो होता ही है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये कॉफी ली, एक कॉफी में से एक पेज ले लिया, इतना सा टुकड़ा ले लिया, तो इसके जो कॉफी का पूरा पेज है इसका घनत्व तो फिक्स है पहले से ही। अब मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है, इतना सा हल्का सा द्रव्यमान का, तो उसका भी घनत्व वही होगा जो इसका घनत्व होगा। तो घनत्व फिक्स होती है। मोलरता, एक मोल 1 लीटर पानी में घुले हुए मोलों की संख्या, वो मोलरता होती है। चाहे मोल किसी के भी घुले हो वो कहलाएगी। तो अगर एक मोल चाहे अपन गधे के घोले, चाहे NaCl के घोले, चाहे अपन H2SO4 के घोले, तो वो तो होगा तो एक मोल। ऐसे ही नॉर्मलता, मोललता, पीएच भाई वो पीएच है तो है ही है। कोई दो अपन एसिड लिए और उन दोनों के पीएच 7 है तो 7 है ही है, फिक्स है भाई। तो परावर्तनांक, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, ये सब क्या है, ये मात्रा स्वतंत्र है, मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन मात्रा पर क्या क्या निर्भर करता है, द्रव्यमान निर्भर करता है। मोल द्रव्यमान, मोल होता है वो उस पर निर्भर करता है, वेट अपॉन मोलर वेट। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा मोल होंगे। आयतन भी निर्भर करता है, जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतना उसका आयतन उतना ही ज़्यादा। आंतरिक ऊर्जा जितना जैसे अपन एक लकड़ी का इतना सा टुकड़ा जलाएंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कम है, एक बड़ा टुकड़ा जलाएंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा है कोयले की। एक छोटा कोयला लिया, एक इतना बड़ा कोयला लिया, तो बड़ा कोयला ज़्यादा देर तक जलेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा है। ऐसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, ग्रीष्ममुक्त ऊर्जा, ये ऊष्माधारिता, ये प्रतिरोध। देखो छोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, बड़ा तार लेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। होता है कि नहीं होता है, होता है भाई, प्रतिरोध निर्भर करता है। मैंने तुम्हें अभी केमिस्ट्री में बताया था। ऐसे ही देखो, अब ये सेल का EMF, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये सब क्या है, इंस्टेंसिव गुणधर्म है और योगात्मक प्रकृति होती है, अर्थात इन्हें जोड़ा जा सकता है, इन्हें सीधा नहीं जोड़ा जा सकता। घनत्व को सीधा नहीं जोड़ सकते भाई, घनत्व को जोड़ने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही इसको सीधा नहीं जोड़ा, इसको सीधा जोड़ सकते, द्रव्यमान को कैसे भी जोड़ सकते हैं अपन भाई। तो देखो दो विस्तीर्ण गुणधर्म यानी दो इंस्टेंसिव यानी सघन गुणधर्मों का अनुपात सघन गुणधर्म होता है। जैसे द्रव्यमान और आयतन तो क्या है, विस्तीर्ण गुणधर्म है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, घनत्व, और घनत्व क्या है, एक सघन गुणधर्म है भाई। अरे मैंने दी क्या है, ये द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या आता है, घनत्व, और घनत्व क्या है, सघन गुणधर्म, है ना। द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या है, विस्तीर्ण गुणधर्म, इनका अनुपात क्या है, घनत्व, तो ये सघन गुणधर्म हो जाता है। ठीक है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम यानी प्रोसेस, ऊष्मागति यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब एक निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। मतलब मैंने बी बनाया, बी से ये ऐसे ऐसे गया, या ये ऐसे गया, जो इसकी प्रोसेस है वो उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। यानी ए से पहले बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से एफ बना, कुछ भी बना, वो क्या है, उसकी प्रोसेस होती है। और देखो ए से बी बना, अवस्था परिवर्तित हुई, बी से सी बना, यहाँ अवस्था परिवर्तित हुई, ये क्या है, ये क्या है, इसका पथ है, इसका पथ ये है। ठीक है। तो
ऊष्मागतिकी फलन परिवर्तित होते हैं। मतलब एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम में जब ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता है तो उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था जाने पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम परिवर्तित होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं अपने पास? अपने 3 सिस्टम पढ़े थे, 3 सिस्टम पढ़े थे, यहाँ पर देख लो। तो आप देखो वो सिस्टम कहाँ गए भाई? हाँ? सिस्टम कहाँ है? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लेते हैं। सिस्टम के टाइप्स यार, वो 7-14 हो गई यार, बहुत टाइम हो गया। ठीक है बहुत हो गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम